संपर्क में रहते थे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं दूसरे अरबी इलाकों में उसकी भी हम लोगों को खबर रहती थी। तो उन्होंने जो सिनेमा गीत लिखे, सिनेमा के अलावा अलग से भी गीत लिखे, गज़लें, नज़में, दोहे, रुबाई और मुक्तक लिखे, यानी कविता की कई विधाओं में उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छे मरसिए भी लिखे और उसके लिए लोगों ने तारीफ़ की कि मीर अनीस की परंपरा को आगे बढ़ाने का वो अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी जो अदबी रिसालों में प्रकाशित हुई। इसके अलावा उन्हें गद्य लेखन का शौक़ था, जिसे समालोचना आप बोलते हैं। उनकी 4 किताबें आईं और कुल मिलाकर के 18 किताबें इब्राहिम अश्क की प्रकाशित हुई और उन पर 5 लोगों को पीएचडी हासिल हुई। तो इस तरह उनका जो है एक 70 साल की जो उनको ऊपर वाली ज़िंदगी थी, उसमें जो उनकी रचनात्मकता है उसका काफ़ी कुछ अच्छा मंजर हम सबके सामने आता है। और जो कुछ भी वो छोड़ के गए हैं वो हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा और उस पर लोग इसी तरह पीएचडी और शोध करते रहेंगे। एक बात उनमें यह ख़ास थी कि करियर की शुरुआत उन्होंने पत्रकारिता से की। तो एक जो पत्रकार की बेबाकी होती है, जो नज़रिया होता है और जो निडरता होती है, वो उनमें आखिरी दम तक बरकरार रहा। तो जो वो तनकीद लिखते थे यानी आलोचनात्मक लेख, उसमें वो ये देखते थे कि जो काम अब तक नहीं हुआ है उसको किया जाए। जैसे फैज़ अहमद फैज़ की बहुत तारीफ़ हुई तो उन्होंने ऐसा लेख लिखा कि उनका नया मूल्यांकन किया और कहा कि फैज़ अहमद फैज़ ने प्रचार साहित्य ज़्यादा लिखा है और जिसमें अदबी गहराई होनी चाहिए वो कम लिखा है। तो ये उनका लॉजिक था। तो लोग 2 दल में बढ़ जाते थे, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और ऐसी बहसें वो छोड़ देते थे। तो इसी तरह निदा भाजली की जदीदियत पे उन्होंने सवाल उठाया कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। तो इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट शायरी हो रही है उसको जो है वो जदीदियत के खांचे में कैसे लाएंगे, जीवन से कैसा रिश्ता है। और वो मानवीयत पर, ह्यूमैनिटी पे बहुत जोर देते थे कि भाई जो लिखा जा रहा है उसमें आम आदमी कहाँ है, किस आदमी के पक्ष में हमारी कविता खड़ी है। तो इस तरह से वे पत्रिकाओं में भी लेख लिखते थे। एक बार उनके दोहे पर दिल्ली के एक लेखक ने सवालिया निशान लगा दिया, तो उन्होंने उसके नाम की व्याख्या की और बताया कि जिस आदमी का नाम ही गलत है उसके सवाल का मैं क्या जवाब दूं। तो इस तरह का वो अपना रचनात्मक तरीके से दूसरों की खबर लेते रहते थे और जो कुछ करते थे, जैसे उर्दू समालोचना के जो शिखर पुरुष शमसुर रहमान फारूकी, शब-खून पत्रिका के संपादक, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनकी तरफ निगाह उठा के देखे। उन्होंने उन पे एक लेख लिखा और उन्हीं की पत्रिका में भेज दिया, तो चारों तरफ हंगामा मच गया। तो इस तरह से इब्राहिम भाई किसी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन जो उनके भीतर जुनून था, जो उनके भीतर एक जज्बा था कि ये ख्वाब देखा कि मुझे गीतकार बनना है। तो सरिता में 2 साल नौकरी की थी, उसके पहले 10 साल पत्रकारिता की थी, तो 12 साल का पत्रकारिता का सफ़र। और तो एक दिन इस्तीफा दिया और मुंबई चले आए। अब जो लोग नौजवान गीतकार आते हैं वो सोच सकते हैं कि थाने के आगे कलवा दीवा फिर मुंब्रा से जो है वो सवेरे चपाती भाजी खा के निकल पड़ते थे, बांद्रा आते थे और बांद्रा से आगे सांताक्रूज अंधेरी की तरफ उनका सफ़र जारी रहता था। जब कहो ना प्यार है में उनका गीत हिट हुआ तो उन्होंने मिल्लत नगर में मकान खरीदा और मुझे घर बुलाया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके इस सुपरहिट फिल्म को पाने में क्या क्या आपको संघर्ष करना पड़ा।
तो उन्होंने कहा कि पांडे जी 1 साल तक बिला नागा मैं उनके ऑफिस में जाता रहा, राजेश रोशन के सांताकुर्ज में है, बोले कि वहाँ पर हाजिरी लगाता रहा। और 1 साल बाद फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हमारी ये फिल्म मर नहीं है, उसमें गाने लिखिए। तो उसमें 4 गाने लिखे उन्होंने और एक अधूरा गीत था जिसे पूरा किया किसी और के नाम से गया। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही बता देते थे। तो इस यहाँ आने के बाद उनका काम लगातार चलता रहा और उनकी गज़लें जो 80 के दशक में बहुत सारे सिंगर थे, चाहे भूपेन मिताली हो, राजकुमार इंद्राणी रिजवी हो और भी हरिहरन हो, सब ने, पीराज मसानी ने, इतने सारे एल्बम में उनके गीत रिकॉर्ड हुए। तो बताते थे कि किसी में 1 गज़ल, किसी में 2 गज़ल, 500 से अधिक गज़लें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो इस तरह से उनकी लेखनी का सफ़र जारी रहा। और ये जो तीसरी लहर चल रही है कोरोना की, इसमें गंभीरता से लेना चाहिए हम लोगों की। जो पहला वेरिएंट है कोविड-19, उससे जो है वो संक्रमित हुए और उनके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए, उनको निमोनिया भी हो गया। फिर उनको नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर बचा नहीं सके और रविवार को 4 बजे फिर उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो वो 21 दिसंबर को घर से बाहर निकले थे। मालाबार हिल में प्रोग्राम था, संत मुरारी बाबू के सानिध्य में कविता पाठ। तो वहाँ हम सब दोस्तों के साथ वो मंच पर बैठे और उन्होंने पूरा दिल खोल करके सबसे मुलाकात की, 15-20 मिनट कविता पाठ किया और यही उनसे आखिरी मुलाकात थी। तो हंसते मुस्कुराते हम लोगों से जिस तरह से विदा हुए थे, तो वही हंसती मुस्कुराती तस्वीर हम लोगों के दिल दिमाग में उनकी हमेशा के लिए वो कायम रहेगी। और उन्होंने जो सिनेमा में योगदान दिया, आप सब जानते हैं कि वो भी हमेशा याद किया जाएगा। उनकी कहो ना प्यार है या कोई मिल गया, तो और भी कई चीज़ें उन्होंने लिखी। जो है एक उन्होंने भजन लिखा कि मन मेरा मंदिर, शिव मेरा पूजा। इस भजन से अनुराधा पौडवाल हमेशा अपने कार्यक्रम का आगाज़ करती हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए हैं। तो आप सब मित्रों की तरफ से, इसके म्यूज़िक की तरफ से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम लोगों के लिए हमेशा वो प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो हमारे दोस्त केशव राय जी बैठे हैं। तो केशव जी भी उनके बहुत अच्छे संपर्क में थे और या सीधे सीधे बोलें तो केशव जी और सिद्धार्थ कश्यप के लिए एक सेतु का काम कर रहे थे। सिद्धार्थ कश्यप जी के भी वर्ली स्टूडियो में वो आते जाते थे, मिलते थे। केशव जी 2 शब्द कहेंगे। जब परसों हमें मालूम पड़ा कि इब्राहिम मर्द साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत दुख हुआ और उनकी यादें वापस ताज़ा हो गई। क्योंकि शायर, पत्रकार और फिल्म गीतकार तो थे ही, अच्छे वक्ता भी थे, कई कार्यक्रमों में आते थे। और जब उनका वो गाना हिट हुआ कहो ना प्यार है, तो सिद्धार्थ जी ने कहा कि केशव जी अपने को ये उज्जैन में, इनका मध्य प्रदेश में सम्मान करना है, तो एक भव्य आयोजन करें। तो सिद्धार्थ जी ने पूरा सब हमको मिल के, सिद्धार्थ जी ने सारी व्यवस्था सब इब्राहिम जी को कहा कि भी आपका एक सम्मान करेंगे। क्योंकि सिद्धार्थ जी शुरू से जुड़े हुए थे, जैसे बालकवि बैरागी जी या इब्राहिम जी, जो भी साहित्य या कवि होते थे, सिद्धार्थ जी बचपन से ही उनको सुनते भी थे और अनुसरण भी करते थे। बालकवि जी को तो गुरु भी मानते हैं हम। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो हमने उज्जैन, इंदौर में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया। सिद्धार्थ जी भी आए थे, उसमें दिवानी जी ने भी संचालन किया था। तो जब से निरंतर मैं भी जुड़ता रहा। बाद में सिद्धार्थ जी के स्टूडियो में करीब 25-30 या 50 से गाने लिखे उन्होंने। तो आगे की बात सिद्धार्थ कश्यप जी आप बताएं। इब्राहिम भाई के लिए कुछ शब्द बोलने हैं। और आप सभी आज यहाँ पर बैठे हैं जो हिंदी साहित्य, हिंदी कविता और फिल्म जगत के अंदर सभी अपना योगदान कर रहे हैं। यहाँ सुनील पाल जी, कुमार जी,
देवमणि पांडे जी, केशव जी और बाकी सभी लोग। मैं वो बात इब्राहिम जी की मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मैं रतलाम से हूँ। इब्राहिम जी हमारे रतलाम के पास बड़नेगर एक गांव है, वहाँ से उज्जैन जिले में आता है। केशव जी उज्जैन के हैं। और बड़नेगर इसके लिए क्योंकि मेरा मामा का परिवार, जो मेरी मदर है, वो बड़नेगर की, तो मेरा बचपन भी बड़नेगर में गुजरा। इब्राहिम जी का मकान उसके बिल्कुल पीछे वाला मकान था। और बड़नेगर वैसे भी जाना जाता है क्योंकि कवि प्रदीप जी वहाँ के हुए। और मालवा जो क्षेत्र है, उस मालवा क्षेत्र से हिंदी कविता के अंदर तो बहुत से शिखर पुरुषों के नाम हमें मिलते हैं, चाहे बालकृष्ण नवीन हो, चाहे बाल कवि बैरागी जी हों, और फोक में मालवी कविता के अंदर भावसारबा हो, दमचक मुल्तानी हो, पीरूलाल बादल हो। और उर्दू शायरी में तो उर्दू शायरी के अंदर में उतना बड़ा स्टॉलवर्ट नेम राहत भाई थे, राहत इंदौरी जी, दानिश अलीगढ़ी हमारे रतलाम के, इब्राहिम अश्क जी। तो ये ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ पर इन्होंने उर्दू शायरी को एक नया आयाम दिया, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग हम बोलते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने उस विधा के अंदर में नई रचनात्मकता के साथ में उसे एक अलग दिशा दी। और इसीलिए इब्राहिम भाई पर पीएचडी करके 5 बच्चों को डॉक्टरेट की भी डिग्री मिली। 5 में से 2 को तो आपके उज्जैन की विक्रम विश्वविद्यालय ने दिए। और पहले उनकी डॉक्टरेट करने के लिए वो सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं एक कार्यक्रम केशव जी वहाँ पे करते थे, तो मैं गया, तो तब हमारे मित्र थे, वो उनके डीन बने विक्रम विश्वविद्यालय के। तो तब मैंने उनसे आग्रह किया था प्रोग्राम में कि आपके यहाँ पर अगर ये लिटरेचर का विभाग है तो कम से कम और कुछ नहीं तो भाई प्रेमचंद के ऊपर, मैथिली शरण गुप्त के ऊपर तो हर जगह पर हो रही है। हमारे मालवा के और हमारे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से आगे काम किया, तो कृपया करके इनके सब्जेक्ट बनाइए ताकि बच्चों को उनका भी साहित्य पढ़ने को मिले। और वो तो उन्हें वो बात अच्छी लगी। और उसके बाद में क्या, अब करीब करीब 36 पर्सनैलिटी मध्य प्रदेश की ऐसी हो गई जिनको अलग अलग विभाग में, जिनके लिए जबलपुर के अंदर में कहीं कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर में बना दिया, जिनके ऊपर शोध कार्य किया जा सकता है। और इब्राहिम जी का एक बात सबसे अच्छी थी कि बहुत बेबाक थे। और वो बेबाकी वो वाली थी जो अगर देखा जाए तो किसी ज़माने में, जो मैं मानता हूँ कि जैसी कबीर में बेबाकी थी राइटिंग की, वो राइटिंग की बेबाकी इब्राहिम जी में थी। जब उन्हें जो बात कहनी होती थी वो बिल्कुल कहते थे, और कहने के साथ में उसमें किरदार को खड़ा करते थे। एक तो शायरी ऐसी होती जिसमें किरदार नहीं है, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट के लिए लिखा है, कोई उसे अपने हिसाब से ये कर ले। उस मामले में इब्राहिम जी जहाँ पर बात को रखना है उसको बिल्कुल तर्क के साथ में, बरोबर उतने मूल्यांकन के साथ में, और उस व्यक्तित्व और चरित्र को खड़ा कर करके रखते थे। और इसीलिए हमेशा से कैसे, तो हमेशा से उन्होंने उसको उतनी ही पुरजोर तरीके से और हमेशा अपनी बात पर खड़े रहे। मुझे ध्यान है एक बार मध्य प्रदेश में इंदौर में ट्राइबल फेस्टिवल के अंदर में 2 डिस्कशन रखे गए थे। जब ये शायद 15 साल पहले की बात होगी, 2005 में, जिसमें इस बात पे डिस्कशन हुआ था कि पुराने गीत क्यों याद रहते, नए गीत क्यों याद नहीं रहते। और आमतौर पर आपको ये देखा जाएगा कि हमेशा हम पुराने की तारीफ करने में इतना समय अपना निकाल देते हैं कि नए में जो अच्छा है उससे हम समझना ही भूल जाते हैं। तो जब मैंने ये बात वहाँ पर कहना शुरू की तो मुझे लगा, मतलब ये मेरी बात सुन के इब्राहिम जी उस पुराने स्कूल के हैं तो ये शायद उसको मानेंगे नहीं, पर ये अलग बात उनकी निकली कि उन्होंने आकर के बोला कि ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो समय बदल रहा है उस समय के साथ में शायरी भी बदलनी चाहिए, किरदार भी बदलने चाहिए, लेखनी भी बदलनी चाहिए। पर उनका हमेशा एक एम्फेसिस था कि चाहे उर्दू शायरी हो चाहे हिंदी कविता हो, उसका जो एक साइंस और ग्रामर है
उसके साथ में एक छेड़छाड़ नहीं की जाए, उसके अंदर नई बात कैसे की जाए उसके ऊपर में कोशिश। मुझे बहुत इस बात का सौभाग्य है कि मैं एक तो मालवा से हूँ, मेरे मालवा की रीजन के थे वो। दूसरा ये कि मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मेरे कुछ गाने उन्होंने लिखे हुए। मेरी यूट्यूब चैनल पे एक गाना है इश्क की मिट्टी, वो इब्राहिम जी का ही लिखा हुआ गाना था जिसे हमने रिलीज़ किया। जब हम रिलीज़ कर रहे थे तब भी मैंने उन्हें बुलाया, पर तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आ नहीं पाए थे उसके अंदर। पर फिलहाल जब कोरोना का काल शुरू हुआ था तब एक दो बार उनसे बातचीत हुई, तो तब कहीं उन क्या पता उन्हें कोई एक इंट्यूशन सा था कि मेरी तबीयत अब ठीक रह नहीं रही। तो मैंने कहा भी उन्हें ध्यान रखा जाए, पर ये कोरोना में एक आकस्मिक मृत्यु उनकी एकदम निमोनिया हो जाने से, बढ़ जाने से डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं अपने ओर से, SK म्यूजिक वर्क्स की ओर से और मूलतः मेरे परिवार की ओर से, कश्यप परिवार की ओर से उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इब्राहिम अश्क के व्यक्तित्व के बारे में और उनका जो रचनात्मक नज़रिया है, सिद्धार्थ जी ने कई अच्छी अच्छी बातें आपके सामने पेश की। उनके जो है 4 लाइनें आप सबके लिए कि तेरी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग ज़माने में फिर कहाँ होंगे। तेरी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग ज़माने में फिर कहाँ होंगे। चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, न जाने कितनी ज़बानों से हम बयां होंगे। ये इब्राहिम भाई की लाइनें हैं। तो उनको जो है मराठी अखबारों में भी उनके निधन के समाचार छपे हैं, अंग्रेज़ी में भी छपे हैं, हिंदी में भी। तो समझ सकते हैं कि उनके चाहने वाले कितनी दूर तक रहे हैं। और सिद्धार्थ जी जो भी बोल रहे थे कि बार वो बताने लगे जो नए नए लेखक हैं, नौजवान लड़के हैं, वो कभी कभी आके पूछते हैं कि सिनेमा में गीत कैसे लिखें। तो बोले कि उनमें कई ऐसे भी मिले अटल जी कि जिनको अंतरा क्या है वो नहीं पता था और मुखड़ा क्या है नहीं पता था। तो बोले कि मैं वही समझाता हूँ कि पहले अंतरा समझ लो, मुखड़ा समझ लो, गीत क्या होता है ये समझ लो, उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के लिए आओ। तो इस तरह के जो है उनके अपने अनुभव थे। और अब मैं सुनील पाल जी हास्य के उनका वो रह गया। एक और चीज़ जो उनकी सबसे बड़ी थी, फिल्म राइटर एसोसिएशन के अंदर उन्होंने अपना बहुत समय वहाँ पर ये लोगों के रजिस्ट्रेशन में और उनके अंदर में काफ़ी किया। और उस में समय तो सभी देते हैं, पर एक संस्था के अंदर ईमानदारी से काम करके उस संस्था के नए प्रारूप को बनाना और वह संस्था दूसरी संस्था जैसी हो ना जाए या उसका राजनीतिकरण नहीं हो जाए, उसके ऊपर इब्राहिम जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज भी ये हम सभी जानते हैं कि लिरिक राइटर्स के किन हकों को कैसे बचाया जाएगा, किस तरीके से आगे होगा, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और काम किया। सही बात है। 2004 से 2008 में भी फिल्म राइटर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में था और उसी समय वो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे। तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट आते थे कि जिनको सुलझाना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो उन्होंने, हम सब ने मिल करके उन झगड़ों को निपटाया लेखकों के हक में। तो बहुत वहाँ भी तन करके बोलते थे, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जाने माने हास्य कलाकार सुनील पाल जी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो 2 शब्द उनके बारे में कहें। इब्राहिम अश्क के बारे में मेरा तो कोई बोलना बनता नहीं है, क्योंकि साहित्य का इतना बड़ा नाम, शायर, पोएट, लिरिसिस्ट, ये हम सब जितना सुने, जितना समझे, वही हमारे लिए काफ़ी है। कई बार 90s में, 2000 के
पीरियड में हमने कई ऐसे हिट गाने सुने होंगे जो इन्होंने लिखे, हमें नहीं पता कि ये इब्राहिम साहब ने लिखे कि होंगे। आपने फिल्म भी की है जी। इब्राहिम जी के गाने प्लीज सुने हैं तो। या तो ये सचमुच आज हम लोग जो याद कर रहे हैं, मैं तो आनंद बख्शी साहब का फैन हूँ और इनके अंदर और उनके अंदर एक समानता तो है, उनके अंदर आनंद है, उनके अंदर अश्क है। तो ये दो गीतकार जो है मतलब खुशी और गम का जो है एक किनारा कह सकते हैं। तो उनके जैसे राजेश रोशन साहब का जिक्र हुआ कि वो साल भर उनके ऑफिस में जाते रहे, लेकिन उससे पहले सालों पहले उनकी फिल्म लिखी थी उन्होंने, बाहर आने तक, जिसके गीतकार इब्राहिम अशक थे। उसकी एक लाइन मोहड़ा में कराओके में गा के सुना देता हूँ। मैं यही कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज है ही नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए आपको तो नॉलेज भी तो होना चाहिए, उनकी समझ भी तो होनी चाहिए। जो मैं तो समझता हूँ कि मैं इनका फैन और सुनकार हूँ, यही मेरे लिए बहुत ऊपर वाले का कर्म है कि मैं कोशिश करूँ। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं, कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं। इसके बाद फिर महिला ने गाना शुरू कर दिया। तो ये भी गाना है, उसके बाद फिर आइकॉनिक गाना जो जिसकी वजह से रोमांटिक फिल्मों का दौर दोबारा से शुरू हुआ, कहो ना प्यार है जी। सन 2000 की शुरुआत ही से कहो ना प्यार। मुझे लगता है कि 90s का एरा के ये सारे गाने पंकज उधास जी हो सबके, और वो तो दिल मेरा हर बार ये कहने को तैयार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, तुमसे ही ये दुनिया है, तुमसे ही संसार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। और बहुत सारे गाने मैंने सुने होंगे लेकिन नहीं पता, इस बात की माफ़ी मैं मांगता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इतने महान गीतकार ने, शायर ने, पोइट ने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए और कला की दुनिया में ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि आने वाला समय इनसे प्रेरणा लेता रहेगा। आने वाले गीतकार, आने वाले शायर इनका से प्रेरणा लेते रहेंगे और हमेशा से मैं ये कहता हूँ और कहता रहूँगा, वहाँ चाहिए, हमेशा से मैं कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि ऐसी महान विभूतियाँ जो है ये दुनिया से सिर्फ शरीर के रूप से जाती हैं, उनकी आत्मा उनके काम में ही हमसे जिंदा रहती है, जो हम सबको हमेशा प्रेरणा देती रहती है, नए नए मार्ग देती रहती है और यही हमेशा होता रहेगा। इब्राहिम अशक को आपको कोई भूल नहीं पाएगा। जब जब उनका हम गाना सुनेंगे तब तब हमारा सर उनके सम्मान में झुक जाएगा। लव यू सर, थैंक यू। और कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आप ही का विद्यार्थी। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। अटल जी को सुपुर्द कर दीजिए माइक अपना। देखिए, आप लोग ताली बजा सकते हैं क्योंकि शायद मरता नहीं है, हम उसका जश्न मना रहे हैं, उसकी संस्कृति नहीं मना रहे हैं, उसका मातम नहीं मना। बिल्कुल, उन्होंने ताली बजा सकते उनकी जो शख्सियत है, जो उनका फन और हुनर है, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। अदब में, सिनेमा में उनके योगदान की बात हो रही है। तो आप जो है जिस तरह से हंसते मुस्कुराते उस आते थे मिलते थे, वैसे ही आप भी रहिए। ये
बहुत सारे लोग मानते हैं कि सिनेमा में किस्मत का बड़ा हाथ होता है। तो ये कहो ना प्यार है फिल्म बन रही थी तो कहा जाता क्या है, इब्राहिम भाई ने खुद बताया था कि 3 गाने रिकॉर्ड हुए थे और डायरेक्टर महोदय को पसंद नहीं आ रहे थे, यानी राकेश रोशन को। तो जब उन्होंने इस बात की चर्चा की तो राजेश रोशन ने कहा कि हमारे पास एक गीतकार मित्र हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं और उनका इन दिनों गाना काफ़ी चल रहा है। तो वही गाना उन्होंने बताया जो सुनील जी ने गाया अभी, मोहब्बत इनायन, करम देखते हैं तुम्हें कितनी हसरत से हम देखते हैं। तो ये बताया और उनका बुलाओ और उनको सिचुएशन सुनाई गई और जब उन्होंने लिखा तो वो गीत बहुत पसंद किए गए और इस तरह से जो है ये बड़ी अच्छी फिल्म में बड़ी अच्छी एंट्री हुई। और इब्राहिम भाई बोलने में कोई कोताही नहीं करते थे, बोलते थे कि मेरे गीतों ने एक नए कलाकार को स्टार बना दिया। तो अटल जी 2 शब्द आप बोलिए। मेरे अश्क जी के साथ में कोई बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ तो है नहीं, बस 2-4 बार वहाँ पे फिल्म राइटर एसोसिएशन में मुलाकात हुई थी। लेकिन ये तो है ही कि हम लिखने पढ़ने वालों के परिवार में एक बहुत अच्छे लिखने वाले शायर और गीतकार जो हैं वो इस दुनिया से गए हैं। अभी जब मैं आया था तो कश्यप जी जिक्र कर रहे थे गीतों के बारे में, तो उससे पहले हमारे ओम प्रकाश आदित्य, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े हास्यरस के कवि थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो किसको काम मिलता है किसको काम नहीं मिलता है उसके बारे में वो एक 2 पंक्तियां हैं। हमारे एक वीनू महेंद्र बहुत बड़े मतलब कमाल ही गीतकार थे, लेकिन बहुत कम लिख पाए और सिर्फ एक गाना उनका वो जो है वो हिट हुआ था, वो सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ। हाँ, बल्कि वो इतने अच्छे वो गाने लिख चुके थे कि वो अगर गाने आते तो, लेकिन जो आदित्य जी की 2 पंक्तियां हैं, अब जैसे हमारे मेरे मित्र हैं सुनील पाल, तो वीनू महेंद्र जो है जैसे ये अभिनय में लापरवाह है वो वैसे अपने काम में लापरवाह थे, बहुत भयंकर लापरवाह। तो इस कारण से तो हमारे जो आदित्य जी की 2 पंक्तियां हैं कि इस हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो बिल्कुल सही बैठती है कि हाँ राय साहब, ओम प्रकाश आदित्य जी की 2 पंक्तियां हैं जो ऐसे हमारे फिल्मों में लिखने वालों के लिए बहुत सटीक है कि घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। तो अश्क जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, लेकिन उतना नहीं लिख पाए जितना कि वो लिख सकते थे। मैं भी किसी जमाने में फिल्मों में गीत और कहानियां बेचने के लिए आया था, पर यहाँ आने के बाद में जब वीनू महेंद्र को, सुदर्शन फाकिर को और भी कई लोगों को मैंने सुना, तो फिर मैंने अपने को मार्च में कहानी और गीत दोनों लिखता था। तो जितने गीत और मुखड़े मैंने मेरे कलेक्शन में थे वो मैंने मार्क्स दिए, तो 100 में से 00 दिया मैंने उसमें कि मैं डिजर्व नहीं करता कि एज ए गीतकार। कहानियां जब मैंने लिखी तो उसमें मैंने 100 में से 100 मार्क्स दिए, लेकिन अब तक को कहानियों का खोंचा लेके घूम रहा हूँ, स्टोरी ले लो स्टोरी वाले, अब तक बेच नहीं पाया हूँ। तो कोई बात नहीं, अश्क जी जो हमारे परिवार में एक मेंबर गए हैं, तो उनको मैं अपने विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। हेलो, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि देवमणि पांडे साहब, अगर आप नेट पे से निकाल के उनकी कुछ शायरी सुनाएं, उसके बाद फिर हम और गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है ना? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम निकालते हैं। आप ये जो है दीप्ति जी ढूंढ रही हैं, तो हमने जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमने आप सबको बताया था कि 21 दिसंबर को हम लोगों की आखिरी मुलाकात हुई थी। संत मुरारी बाबू के सानिध्य में एक मुशायरा था, उसमें शकील आज़मी साहब थे, दीप्ति मिश्रा जी थी, मैं भी था, और इब्राहिम अश्क, कासिम इमाम, शमीम अब्बास, दानिश जावेद, सारे दोस्त पधारे और सभी से बहुत दिल खोल करके वो मिले और काफ़ी देर गपशप चलती रही। बहुत अच्छे मूड में उन्होंने सुनाया
बहुत अच्छा उनको प्रतिसाद मिला। जो गूगल में जो होता है कि उनका ज़िला मंदसौर बताया गया है कि ये सही नहीं है। वो बड़नगर कस्बे के थे और बड़नगर उज्जैन में पड़ता है। तो उनका जो पैतृक निवास है, उस पैतृक निवास के ऊपर उन्होंने एक नज़्म सुनाई, जिसे सुनकर कई वहाँ जो बुज़ुर्ग थे उनकी आंखें भीग गई। बाद में लोगों ने उनको व्यक्तिगत रूप से मुबारकबाद दी। तो बड़ी संवेदनशील नज़्म सुनाई थी, एकदम याद छोड़ करके वो, एक सुंदर याद छोड़ करके वो गए। तो जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें 3 चीज़ें हैं। एक जो करियर की शुरुआत में 12 साल उन्होंने पत्रकारिता की, एक योगदान उनका ये है। दूसरा जो उन्होंने सिनेमा में योगदान किया और बहुत सारे सुपरहिट गाने लिखे। और तीसरा योगदान ये है कि उन्होंने सिनेमा में व्यस्तता के बावजूद अदब का दामन कभी नहीं छोड़ा। तो वो खुद लिखते रहे और बहुत सारे पत्रिकाओं में वो लेख भी लिखते रहे। उनकी जो 18 किताबें प्रकाशित हुई उसमें 4 किताबें आलोचना की हैं और वो आलोचना के लिए किसी से भी डरते नहीं थे। उनको जो कुछ कहना था वो कह देते थे। दीदी जी मिल नहीं रही है उनकी वो क्या बोलते हैं कि ये जो हिंदी की प्लेटफॉर्म है कविता कोश वगैरह, उसमें जो है वो मिल नहीं रहा है। तो पहली किताब जो थी ना उनकी अलाव, वो देखो कविता कोश में अभी तो ताज़ा उनकी ताज़ाकार आई थी। गजल है क्या? ताज़ाकार जो है अमेज़न पे उपलब्ध है बिक्री के लिए। उनके जो है चुनिंदा गज़लों का संग्रह है। प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ नेट की प्रॉब्लम है। तो शकील भाई ने अपने घर पे भी गजल मिली उनकी? हाँ, ये पढ़ के अशार है वो निकाल लो। पढ़ के सुनाए कोई भी? कविता वाली जो उनके हाँ। ये अशार भी उनके खुद के पोस्ट किए हाँ हाँ, हुए हैं। वो वही सुनाइए। गजल सुनाइए। माइक दूं? सुनाते दीजिए। माइक दीजिए। ये रखवाल की 13 जनवरी 2021 की पोस्टिंग है इब्राहिम साहब की, और उन्होंने उसको दोबारा से शेयर किया 5 दिन पहले। तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरी अशार है जी कि खलिशो दर्द की दीवारों दर में रहती है, खलिशो दर्द की दीवारों दर में रहती है, न जाने कौन सी तन्हाई घर में रहती है, न जाने कौन सी तन्हाई घर में रहती है। और अगला शेर है कि किसी के लम्स महकते हैं दश्त व सहरा में, अजीब ताज़ा सी अजीब ताज़ा सी मेरी भी आंखें अजीब ताज़ा सी खुशबू सफ़र में रहती है। किसी के लम्स महकते हैं दस्त व सहरा में, कभी न लाती है खातिर में जोश तूफ़ान को, कभी न लाती है खातिर में जोश तूफ़ान को, वो ज़िंदगी जो हमेशा भंवर में रहती है, वो ज़िंदगी जो हमेशा भंवर में रहती है। और ये शेर के किसी का इश्क चमकता है मेरी आँखों में, किसी का इश्क चमकता है मेरी आँखों में, किसी की याद मेरे दर्द सर में रहती है, उसी ने दूर बसा ली है बस्तियां अपनी, कि जिसकी शक्ल हमेशा नज़र में रहती है, कि जिसकी शक्ल हमेशा नज़र में रहती है। मैं जब भी उसके लिए महवे इंतज़ार हुआ, सदी तो जैसे मेरे लम्हा भर में रहती है। मैं जब भी उसके लिए महवे इंतज़ार हुआ, सदी तो जैसे मेरे लम्हा भर में रहती है। बिखर गई जो कहीं इश्क की खलाओं में, वो कायनात मेरी चश्मे तर में रहती है। तमाम उम्र भटकते हैं लोग जिसके लिए, वो जुस्तजू तो मेरी रह गुज़र में रहती है। तमाम उम्र भटकते हैं लोग जिसके लिए, वो जुस्तजू तो मेरी रह गुज़र में रहती है। और आखिरी शेर क्या, पलट के देख लो और आके ज़िंदगी यारों,
पलट के देख लो और आके जिंदगी यारो, गजल तो अश्क के इल्म व हुनर में रहती है। बेशक बेशक। कुछ मिला दीप्ति जी? यश साहब की गजल है कि तेरी जमी से उठेंगे तो आसमां होंगे। क्या बात है, ये तो जरूरी है जी, तेरी वो हो गए, तेरी जमी से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग जमाने में फिर कहाँ होंगे। चले गए तो पुकारेंगे चले गए तो पुकारेंगे हर सदा हमको, चले गए तो पुकारेंगे हर सदा हमको, न जाने कितनी जबानों से हम बयां होंगे। न जाने कितनी जबानों से हम बयां होंगे, लहू लहू के सिवा कुछ न देख पाओगे, लहू लहू के सिवा कुछ न देख पाओगे, हमारे नक्श कदम इस कदर आया होंगे। लहू लहू के सिवा कुछ न देख पाओगे, हमारे नक्श कदम इस कदर आया होंगे, समेट लीजिए भीगे हुए हर एक पल को, समेट लीजिए भीगे हुए हर एक पल को, बिखर गए जो ये मोती तो रायगा होंगे, बिखर गए जो ये मोती तो रायगा होंगे, उचाट दिल का ठिकाना किसी को क्या मालूम, उचाट दिल का ठिकाना किसी को क्या मालूम, हम अपने आप से बिछड़े तो फिर कहाँ होंगे। है अपनी मौज में बहते हुए समंदर हम, है अपनी मौज में बहते हुए समंदर हम, तमाम दश्त जुनू में रवा दवा होंगे। है अपनी मौज में बहते हुए समंदर हम, तमाम दश्त जुनू में रवा दवा होंगे, ये बज़्म यार है कुर्बान जाइए इस पर, ये बज़्म यार है कुर्बान जाइए इस पर, सुना है अश्क यहाँ दिल सभी जमा होंगे, चले गए तो पुकारेगी हर सदा हमको, न जाने कितनी ज़बानों से हम बयां होंगे, तेरी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग ज़माने में फिर कहाँ होंगे। बहुत अच्छा दीप्ति जी, देखते रहिए कुछ और मिल जाए तो। दरअसल क्या है कि अश्क साहब मोबाइल फ्रेंडली नहीं थे, बच्चे जो कुछ डाल देते थे उनकी वॉल पर तो वो सामने चीज़ें आ जाती थी। और एक बार मैंने पूछा अश्क साहब से कि ये गज़ल कहने में आपको कितना टाइम लगता है, बोले 10-15 मिनट लग जाते हैं एक गज़ल में, बोले 10-15 मिनट लग जाते हैं, बोले तो एक बार तो 1 घंटे में मैंने 7 गज़लें कह दी थी, मतलब इतना तेज रफ्तारी का आलम। तो उनके अश्क साहब के बहुत ख़ास दोस्त हैं शकील आज़मी साहब, तो गुजारिश है कि आप अपने तासुरात का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ, ये जरा माइक ठीक करना है, सिद्धार्थ काश्यप क्रिएटिव परिवार को मुबारकबाद दूंगा कि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और ये परिवार अपने लोगों को हमेशा सुख दुख में याद करता है। मैं गालिब से शुरू करता हूँ। गालिब जो उर्दू के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, शेक्सपियर भी कहते हैं हिंदुस्तान का, उर्दू का गालिब को। गालिब को जब हम रीड करते हैं, जब गालिब पर गौर करते हैं, गालिब की शख्सियत पर, गालिब की शायरी पर, गालिब की शख्सियत पर हम इस तरह से फोकस करते हैं जो उनको फिल्मों में दिखाया गया, जो उनको सीरियल में दिखाया गया, तो हम ये महसूस करते हैं कि गालिब बेदीन आदमी था, इसके बावजूद उसके अंदर कहीं खुदा था। मज़हब से बहुत दूर था, फिर भी उसके अंदर खुदा था। उसने शेर कहा था कि कुछ न था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। ये जो खुदा है, ये किसी भी क्रिएटिव आदमी का एक ऐसा पावर होता है, चाहे वो उसको मानता हो या ना मानता हो, लेकिन उसके अंदर वो मौजूद होता है, जो उसको ताकत देता है।
उसको ज़िंदा रखता है हर सूरत में, उसको मरने नहीं देता। कैफी आज़मी साहब मेरे बहुत बड़े थे, बुज़ुर्ग थे मेरे, लेकिन उनसे मेरे कुछ बड़े शायरों से ऐसे रिश्ते रहे हैं कि मैंने उनको अपने तौर पर खोला, उनको मैंने अपना लंगोटिया बनाया। उसमें निदा फाजली भी थे। कैफी साहब लंगोटिया तो नहीं बने थे, लेकिन फिर भी उनको मैंने एक हद तक खोला था उनको। उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो खुदा को नहीं मानते थे कैफी साहब। उनकी एक किताब थी आवारा सजदे, उस किताब पर बहुत फतवा वतवा भी आया था। उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। तो कैफी साहब से मैंने जितने भी तरक्की पसंद राइटर गुजरे हैं, ज़्यादातर ऐसे थे जो खुदा को नहीं मानते थे या उनके बारे में इस तरह की बातें मशहूर थी। सबसे तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन कैफी साहब से मैंने ये बात पूछी थी कि आप खुदा को नहीं मानते? तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो खुदा को ना मानता हो। जिसका जो खुदा है उसको वो मानता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं मानता हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं मानता। इस तरह से मुझे जवाब दिया था उन्होंने। एक तो ये। दूसरे जो गालिब की शख्सियत में हम देखते हैं, वो वाकया सबको पता है कि वो गालिब को पेंशन मिलती है, पहली पैसा मिलता है, घर में खाने को नहीं है, और जो पैसा मिलता है वो खच्चर पे सारी शराबें खरीद के घर लेके आते हैं। बीवी नमाज़ पढ़ रही है और ये जूते सर पे उठा के बीवी के पीछे से धीरे धीरे गुजर रहे हैं, और उसको जो शराबें आई हैं कहाँ रखें कैसे रखें इस तगोदौ में है। और नमाज पूरी होती है, बेगम की सलाम फेरती हैं और गालिब से कहती हैं कि मियाँ नौशा वो आपका को आज पैसे मिले हैं, पेंशन मिली है, तो आपने कुछ अनाज वगैरह का, राशन का इंतज़ाम। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो सब शराबें ले आया हूँ, और वो कुछ पैसे उसको दे दिए, उसके बाकी थे, और कुछ वो अपने भाई को दे देते हैं। उसका भाई का, छोटे भाई का क्या नाम है, वो आगरा से आया हुआ होता है। तो अरे घर में खाने को नहीं है और आप शराबें, अरे भाई इसका वादा अल्लाह ने नहीं किया है शराब का, वो मुझे उसका इंतजाम खुद करना है। खाने का वादा तो किया वो देगा। तो ये जो ईमान है उसका गालिब का, जो खुदा को नहीं मानता है, ये जो ईमान है उसका इतना मजबूत है। फिर इसी बात को एक शेर में गालिब कहता है कि वफादारी बशर्ते, वक्त है मेरे पास बोलने के लिए, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान है। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमान है। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को। वाह। इस शेर का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, जो पुजारी है, वो अपने बुत के साथ, वही बुत उसका खुदा है, उसका भगवान है, उस भगवान के साथ वो इतना वफादार है, वो ब्राह्मण, वो पुजारी इतना वफादार है कि इससे बड़ा ईमान, वही तो ईमान है, इससे बड़ा ईमान हो नहीं सकता है। भाई मैं खुदा को मानने वाला हूँ तो मैं बुत को बुत समझता हूँ, खुदा नहीं समझता मैं, लेकिन उसका तो वही खुदा है, और उसके साथ वो इतना वफादार है कि हम भले खुदा को मानते हैं लेकिन हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है। अगर वो मंदिर में मर रहा है तो उसको मस्जिद में गाड़ो। तो ये उसका ईमान का लेवल है गालिब का। तो जब कोई आत्मा इस तरह की होती है तो वो सिर्फ जमीन में नहीं होती है, बड़ी रूहानी होती है, बहुत आसमानी होती है। फिर एक बात मैं बताता हूँ आपको, गालिब की खुददारी, गालिब की खुददारी आपने उसकी शख्सियत से भी देखी है, उसकी शायरी से भी देखी है। मतलब वो दरबारी शायरों को बनना मंजूर नहीं था। आप सोचिए कि बादशाह, जो हिंदुस्तान का बादशाह, दिल्ली का बादशाह है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का उस्ताद है ज़ौक़, और ज़ौक़ से वो पंगा लेते रहते, खाने को है नहीं पैसा,
दरबारी शायर बनेंगे तो वहाँ से पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, और बादशाह के उस्ताद से पंगा लेते रहते हैं, उसको चिढ़ाते रहते हैं कि तुझे कुछ नहीं आता है, तू तो घटिया शायर है, और वो शिकायत भी करता है। ये सारे वाक़यात हैं जो हम सब ने पढ़े या देखे सुने हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो खुददारी है, ये जो ईमान है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी असली फनकार, मैं असली लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आजकल नकली का बड़ा ज़माना है, जो असली फनकार के यहाँ बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कोई इतनी बड़ी जर्नी नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। वो खुसूसियत थी हमारे इब्राहिम अश्क में, वो खुददारी थी उस आदमी में, और वो जर्नी। अभी जैसे हमारे पंडित जी ने बताया, उनको 3 पार्ट में उन्होंने बताया कि वो पहले पत्रकार थे, फिर वो गीतकार थे, फिर वो शायर और अदीब थे। ये जो पार्ट्स हैं, ये हमने कुछ सेकंड में 3 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े आसान नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। 70 साल के थे वो जब अभी उनका इंतकाल हुआ है, इब्राहिम अश्क का। मैं अपनी दोस्ती पे बाद में आता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में ऐसा बता दूँ। और मैं वो आदमी हूँ जो किसी के, जैसे राहत इंदौरी साहब के बारे में मुझसे बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे लोग मुझे राहत इंदौरी की जगह पर देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, ऐसा बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि किसी की जगह कोई नहीं ले सकता है। हर आदमी, हर फनकार, हर कलाकार अपनी जगह अपने काम से बनाता है, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो इब्राहिम अश्क के बारे में मैं आपको बताऊं, ये आदमी एक छोटे से ज़िले और फिर एक छोटे से कस्बे से निकल के, वो बड़गांव जो इन्होंने बताया उज्जैन से निकल के, ये आदमी दिल्ली पहुंचता है। इब्राहिम अश्क जिस ज़माने में बच्चे थे या जिस ज़माने में वो लड़के थे, वो गरीब हिंदुस्तान था, वो कम तरक्की वाला हिंदुस्तान था। हमारे पास चप्पलें नहीं होती थी, सबका यही आलम था। जो लोग गांव से आए हैं यहाँ, वो सबका यही आलम था। वो आदमी अपनी माँ को एक छोटे से घर में, मिट्टी के घर में छोड़ता है, और एक नज़्म जिसका अभी इन्होंने जिक्र किया पांडे जी ने, जो नज़्म इन्होंने अभी मुरारी बाबू की मुशायरे में सुनाई थी, वो पूरा असर था। अगर मिल जाती तो हम ढूंढ रहे हैं, शायद मिल जाती। हाँ, तो हम वो नज़्म भी सुनेंगे, पहले मैं अपनी बात कर लूँ। वो आदमी, बल्कि एक लड़का, अपना सब कुछ छोड़ के दिल्ली जाता है। हिंदी से एमए करता है, पहले वो पढ़ाई करता है, फिर वो दिल्ली जाता है। दिल्ली में शमा नाम का बहुत मशहूर उर्दू का एक फिल्मी मैगजीन होता था, और उसी का हिंदी वर्जन था सुषमा में काम करता हुआ आदमी। और फिर उसके अंदर एक लहर पैदा होती है बम्बई की, कि मुझे फिल्मों में गाने लिखने हैं, मुझे फिल्मों में कुछ करना है। एक और बात बताऊं मैं आपको, हर बड़ा कलाकार पहले दिन से जानता है कि वो बड़ा कलाकार है, और मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा। कैफी आज़मी ने अपने बाप से रो के कहा था कि मैं बड़ा शायर बन के दिखाऊंगा, जब पहली गज़ल लिखी थी। उनको कोई घर में शायर नहीं मानता था, तो रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं बड़ा शायर बन के दिखाऊंगा। अच्छा, ये फीलिंग, ये एहसास छोटे भाइयों में भी होता है, लेकिन बड़े कलाकार में पैदाइशी होता है।
ये गालिब को भी पता था। इब्राहिम अश्क से मेरी जब भी बात हुई है, उस आदमी को मैंने हमेशा खुददार पाया, और उस आदमी के अंदर ये मतलब उसको अपने शायर होने में फख्र था। उसको पता था कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। कितने बड़े थे कितने छोटे थे ये उनके सुनने वाले, पढ़ने वाले और जो क्रिटिक्स हैं वो तय करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन एक बड़े कलाकार में ये स्वाभिमान होना जरूरी है, उसके बिना वो बड़ा कलाकार नहीं हो सकता है। वो जर्नी नहीं होगी उसकी। खैर, वो आदमी दिल्ली से बंबई आता है। बंबई आता है वो जमाना था भाई साहब कि जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन सब के साथ समीर साहब काम कर रहे थे। 10 फिल्में बनती थीं तो 10 में से नहीं, 10 में से 8 समीर साहब की होती थी और एक होती थी बख्शी साहब की, 9 हो गई, और एक में आधी जावेद साहब की आधी गुलजार साहब की होती थी। ये आलम था। यहाँ तक के टी सीरीज वगैरह के जो एल्बम होते थे वो भी समीर साहब ही लिखते थे। ये मेरे साथ भी हुआ, मैं भी बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ, लेकिन वो मुझसे पहले आए थे। तो इब्राहिम आशिक साहब जो है जब बम्बई आए तो बम्बई का ये आलम था। फिल्मों में गाना लिखना या फिल्म किसी भी शोबे में काम करना बहुत मुश्किल काम है। हम सब इसमें कई लोग हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं और हमें पता है कि कितना मुश्किल, कितना टफ जॉब है फिल्मों में काम करना। तो लेकिन एक खुशनसीबी उनके साथ ये थी, ये पहलू इब्राहिम अश्क की ज़िंदगी में इतना बड़ा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और वो ये है, जब वो आए उस वक्त गज़ल का ज़माना था। गज़ल के एल्बम जो हैं वो बहुत बन रहे थे। मतलब जैसे हमारे एक्टरों के डुप्लीकेट होते हैं वैसे गज़ल सिंगरों के डुप्लीकेट चल रहे थे और वो भी खूब कमा रहे थे और उनकी भी एल्बम खूब बिक रहे थे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो जगजीत सिंह का डुप्लीकेट और क्या नाम है, हाँ, तो पंकज भाई का, मेहदी हसन साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये वो ज़माना था। और इब्राहिम अश्क साहब ने जब देखा कि फिल्मों में लिखना आसान नहीं है, अपने लिए एक तो म्यूज़िक डायरेक्टर पैदा करना या जो लोग रेगुलर मुस्तकिल काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचना, और फिर उनसे दोस्ती कर लेना या ये साबित कर देना कि मैं लिख सकता हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, ये एक प्रोसेस है लंबा जो बहुत मुश्किल था। तो इब्राहिम अश्क ने ये रास्ता छोड़ा नहीं, उस पर भी चलते रहे और उन्होंने अपने आप को गज़ल सिंगरों में बांटना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, ये कम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो गज़ल गायकी है, पूरे तमाम सिंगर्स जो हमारे सामने हैं, इन सिंगरों के साथ सबसे ज़्यादा जिंदा शायरों, मतलब मैं गालिब वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे दौर के जो शोरा हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों की गज़लें गाई गई उनमें इब्राहिम अश्क सबसे ज़्यादा गाने जाने वाले शायर हैं। कोई बाकी नहीं रहा। कोई सिंगर ऐसा नहीं है, शायद जगजीत सिंह के बारे में नहीं कह सकता, उनके साथ तो नहीं किया। जगजीत भाई और पंकज भाई का भी मुझे पता है किया उन्होंने, ओके,
हाँ शायद बाद में किया अली गनी के साथ शायद, हाँ। तो ये तमाम सिंगर्स के साथ उस आदमी ने गज़लें की और वो इब्राहिम अश्क के सरवाइव का ज़रिया भी बना। एक तो होता है किचन का सरवाइव और दूसरा होता है आत्मा का। आत्मा तब आपकी खुश रहती है जब आपको काम मिलता रहता है। कला जो है ये काम भी है और आपका शौक भी है, और जब कला आपकी रोजी रोटी बन जाए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि पता चला कि आप शायरी भी कर रहे हैं और खेत पे फावड़ा भी चला रहे हैं, और एक ये है कि आप शायरी भी कर रहे हैं और उसी शायरी से आपको पैसे भी मिल रहे हैं, रोजी रोटी का जरिया भी वही है। तो ये कला, आपकी कला जो है उसको और बड़ा करने का, एक लंबी जर्नी का, उसको और अच्छा बनाने का, गहरा बनाने का मौका मिलता है जब आपकी कला आपका प्रोफेशन बन जाती है। तो ये सबसे जहानत का काम, होशियारी का काम इब्राहिम अश्क ने ये किया कि अपने आप को गज़ल की दुनिया से जोड़ा। उससे उनकी गज़लों में भी इजाफा हुआ और उनका जो सपना लेके आए थे, जो ख्वाब लेके आए थे, वो ख्वाब जो है उनका उसके ज़रिए बड़ा होता गया। उसके बाद एक गाना उनको मिला, गाने और भी मिले होंगे, लेकिन वो गाना जो उनकी पहचान बना। मतलब एक आपके करियर में होता है कि एक गाना आता है और वो हिट होता है, उसके ज़्यादा चलने से या उसकी अच्छाई से, उसकी खूबी से उसको लोग पहचानते हैं। वो गाना था नहीं कहो ना प्यार है से पहले, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, तुम्हें कितनी हसरत से हम देखते हैं। ये ज़मीन गालिब की थी और गालिब की ज़मीन में यूँ भी लिखना मुश्किल है, लेकिन ये गाना इब्राहिम अश्क का चला और मैं इसको आजमगढ़ में जब मैं था तब वहाँ पर भी मैं रेडियो पे मैंने कई बार इस गाने को सुना था। इब्राहिम अश्क इसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा पड़ाव आया, जो सबसे बड़ा मोड़ आया उनकी कैरियर में, वो था कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है के गाने इतने बड़े हिट हुए और वो जो स्वाभिमान था, जो उनके अंदर खुददारी थी, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि वो कहते थे कि मेरे गाने की वजह से फिल्म हिट हुई, मेरे गाने की वजह से ऋतिक रोशन हीरो बना। तो इस तरह की जो बातें थी उनके अंदर, ये आप यकीन जानिए इसमें कोई गुरूर नहीं होता था, मासूम आदमी था वो अंदर से। ये पूरी मासूमियत के साथ ये बात कहता था कि मेरी शायरी में वो ताकत थी, मेरे गाने में वो ताकत थी कि फिल्म को इतना बड़ा जो है बिजनेस मिला, इतनी बड़ी हिट हुई पिक्चर, और मेरे गाने की वजह से उसका चेहरा बना मेरी फिल्म के हीरो का। तो ये वो घमंड से नहीं बोलते थे, गुरूर से नहीं बोलते थे, वो मासूमियत से बोलते थे। इसके अलावा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा 10-15 ही बड़े बैनर रहे हैं, 10-15 ही बड़े मेकर रहे हैं, जिनके साथ हम सब का मतलब हम जितने लोग भी फिल्मों में काम करने आते हैं, चाहे हम म्यूज़िक कर रहे हो, शायरी कर रहे हो, एक्टिंग, जो भी, हम सब का ये ख्वाब होता है उनके साथ काम करने का। ये जो 10-15 हमेशा 10-15 ही बड़े लोग होते हैं। इब्राहिम अश्क ने उन 10-15 लोगों में से ऐसे 4-5 लोगों के साथ काम किया जो बहुत बड़े लोग थे। उनमें राकेश रोशन, उनमें फिरोज़ खान, उनमें सुभाष घई, उनमें विक्रम भट्ट, इस तरह के लोगों के साथ उस आदमी ने काम किया जो आसान नहीं था। सुभाष घई के साथ कितने लोगों ने काम किया, आनंद बख्शी साहब के अलावा वो किसी के साथ काम ही नहीं किया उन्होंने। और आनंद बख्शी साहब गुजर चुके थे उस ज़माने में। एक फिल्म बनाई थी उन्होंने जो छोटी फिल्म थी, उसमें स्टार कास्ट छोटी थी, लेकिन थी तो सुभाष घई की, डायरेक्टर भी सुभाष घई थे। उस पिक्चर के सारे गाने लिखे थे, 16 पिक्चर भी थी। और जानशीन में उन्होंने फिरोज़ खान के साथ काम किया था। तो ये एक छोटे से कस्बे से, एक मिट्टी के घर से निकल के एक आदमी इतना लंबा सफ़र करता है
ये वही सफ़र है जो गौतम बुद्ध बनने के लिए भी करना पड़ता है, जो अमिताभ बच्चन बनने के लिए भी करना पड़ता है, जो शाहरुख खान का बनने के लिए भी करना पड़ता है। ये वही सफ़र है। तो इस आदमी की ये जर्नी है। ये हुए दो रूप, एक तो पत्रकार और एक ये गीतकार। तीसरा जो रूप है उसका, तीसरा जो हवाला है इब्राहिम अश्क की पहचान का, वो हवाला ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा इसलिए है कि साहित्य जो है ना, फिल्मों में एक गाना लिख के, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे अटल साहब, वो सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, एक गाना लिख के एक आदमी बड़ा हो गया, मतलब वो जिंदा है उस गाने की वजह से। साहित्य में ऐसा नहीं चलता। साहित्य में आपको पूरी जिंदगी लिखना पड़ता है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, और मुस्तकिल लिखते रहना पड़ता है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया है कि मैं अच्छा लिखता हूँ, तो वो आधार आपका गिरना नहीं चाहिए। या तो वहीं रहिए या ऊपर जाइए, उसके नीचे नहीं आ सकते आप। बहुत इम्तिहान की जगह है जो साहित्य है, और 1 रुपया नहीं मिलता वहाँ पे। जिस मैगजीन में आप छप रहे हैं, वो मैगजीन भी आपको खरीद के देखना है कि इसमें मैं छप रहा हूं। ये है साहित्य। और साहित्य में लिखे बगैर आप बड़े नहीं हो सकते। मंच, फिल्म, इससे आपका स्टेटस नहीं बनता है। स्टेटस बनता है साहित्य से। ये वो रिवायत है साहित्य की पुरानी, जहाँ से कैफी आज़मी आए थे, मजरूह आए थे, शैलेंद्र आए थे, साहिर आए थे, ख्वाजा अहमद अब्बास आए थे, मंटो आए थे, कृष्णचंद आए थे। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नामों की। भाई साहब, पहले तो ये था मामला कि जितने भी हमारे राइटर थे, बख्शी साहब से पहले, बख्शी साहब को मैं बड़े लेवल पे रखता हूँ, उनकी मैं बिल्कुल उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आइडियल है। बख्शी साहब खुद कहते थे कि मैं शायर नहीं हूँ, मैं फिल्मी गीतकार हूँ। मैं उस रिवायत की बात कर रहा हूँ अभी जो मैंने नाम लिए। बख्शी साहब से पहले के जो राइटर थे, चाहे वो स्टोरी राइटर थे, चाहे वो सॉन्ग राइटर थे, वो जब फिल्मों में आए थे तो या तो उनकी किताबें छप गई थी, या तो वो मुशायरों से मशहूर हो गए थे, मुशायरे के जरिए आ रहे थे। उस ज़माने का जो मुशायरा था, उस ज़माने का जो मंच था, वो भी आज के साहित्य से कम नहीं था। उस ज़माने में नकली लोग नहीं चलते थे। जो उस ज़माने का जो मंच था, उसमें भी अच्छी शायरी सुनाई जाती थी। जैसे कैफी आज़मी आए थे तो उनकी किताब आवारा सत्य छप गई थी। कृष्णचंद्र आए थे तो उनकी किताब एक चादर मैली सी छप गई थी। मजरूह मुशायरे से होते हुए आए थे। साहिर की परछाइयाँ छप गई थी जब साहिर फिल्मों में आए थे। तो ये उस रिवायत का, उस परंपरा का आदमी था इब्राहिम अश्क, जो आज नहीं है ऐसे लोग। इब्राहिम अश्क उस परंपरा का आखिरी आदमी या आखिरी लोगों में एक आदमी था, जिसका नाम इब्राहिम अश्क है। इब्राहिम अश्क ने पत्रकारिता और फिल्मों के अलावा जो साहित्य है हमारा, साहित्य में कई किताबें लिखी हुई। उनकी जो पहली किताब थी उसका नाम था इल्हाम, जो शायरी की किताब थी। उसके बाद जो दूसरी किताब थी उसका नाम था आगही। इस तरह और भी कई किताबें हैं, सारे नाम मुझे याद नहीं है और मैं कोई ऐसी तैयारी भी करके देख के नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके अलावा एक और साहित्य में शोभा है जिसको कहते हैं तनकीद, आलोचना, है ना। ये काम करने के लिए ये फिल्म का रिव्यू नहीं है कि कुछ भी कर दिया, अब ठीक है देखें या ना देखें, लोग बोल दिया तो बोल दिया, नहीं, उसमें पकड़ होती है।
आपने जो बोला हुआ है, आपने जो लिखा 10 लोग और झपटते हैं कि आपने ये सही लिखा या गलत लिखा है। ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और नजरिया चाहिए। भी चाहिए। एक होता है नजर और एक होता है नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। आपका नजरिया क्या है किसी चीज को देखने का, किसी चीज को सोचने का, किसी चीज को समझने का, किसी पोएट को, किसी साहित्यकार को देखने का, समझने का, सोचने का आपका नजरिया क्या है। और फिर आपकी समझ। कोई शेर है, मुश्किल शेर है, चलो गालिब को ले लेते हैं। गालिब ने आसान शेर कम कहे हैं, बहुत मुश्किल शेर ज्यादा है। वो किसी को कुछ गालिब के शेर पर पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ। मैं 5 तक पढ़ा हूँ, लेकिन एमए वालों को पढ़ा सकता हूँ शायद। उसके लिए अलग से रखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि गालिब को समझने का, उसको समझ नहीं सकते आप। पहले तो उसको पढ़ना और समझना, फिर जब आप समझ गए उस शेर को, उसके बाद आपका नजरिया आता है उसमें। और फिर आपने इतना पढ़ा हुआ हो कि मीर ने ये बात कही है तो कैसे कही है, ज़ौक़ ने ये बात कही है तो कैसे कही है, या हमारे दौर के किसी और दूसरे शायद नेदा फाजली ने ये गालिब के इसी थॉट को लिखा है तो कैसे लिखा है। ये सारे हवाले उस शेर के साथ आएंगे। इतना ज्ञान होना चाहिए आपको। और फिर आपका नजरिया उसमें शामिल होता है कि ये शेर इन 5 से मुख्तलिफ और अच्छा क्यों है। उस शेर को समझाना, पहले समझना, फिर अपना नजरिया शामिल करना, फिर अपने पाठक को समझाना। ये काम भी उस आदमी ने किया, इब्राहिम अश्क ने, जो मुश्किल काम था। गालिब पर उसने तनकीद की, भाई पूरी किताब है गालिब की शायरी पर आलोचना की, पूरी किताब है उनकी, इब्राहिम अश्क की। फिर एक और पहलू है, उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं उन्होंने बहुत सारी। कहानियों की पूरी एक किताब उनकी छपी है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, शायद इसमें होगा डिटेल में। अब मैं अपने थोड़े रिश्ते पे आता हूँ, आखिरी 1-2-4 मिनट लेता हूँ मैं आपसे। इब्राहिम अश्क से मेरा जो कलमी परिचय था, कलम का, साहित्य का परिचय, वो 32-33 साल पुराना है। मैं सूरत में रहता था, वो मुंबई में रहते थे। वो मैगजीन में छपते थे, मैं भी बहुत छपता था। तो उस रिश्ते से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। मैं सूरत से फिल्मों में लिखने के लिए बम्बई आता था, वहाँ से कुछ पैसे कमा के, जब वो पैसे ख़त्म हो जाते थे फिर वापस चला जाता था, फिर वहाँ पे पैसे कमाता था, जमा करता था, फिर बम्बई आता था, फिर ख़त्म हो जाते थे, फिर चला जाता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक बार हमारे एक दोस्त तनवीर खान, राइटर डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया, और नहीं है, उनकी आत्मा सुन रही है, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। और सिद्धार्थ भाई के भी अच्छे दोस्तों में थे वो। तो उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन पे डांटा, 2 बार उन्होंने मुझे सूरत फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, पीपी था। दोनों बार इंद्र कुमार की फिल्म में गाना लिखना मेरे लिए तय किया, और फ़ोन मुझ तक नहीं पहुंचा, मैं पहुंच नहीं पाया मुंबई। और तीसरी बार उन्होंने मुझे डांटा फ़ोन पे कि अगर आज से मुझे फ़ोन नहीं करना, और अगर फिल्म में लिखना है तो मुंबई आके रहो, अब मैं फ़ोन नहीं करूँगा। वो थे थोड़ा ऐसे गर्म मिजाज के। ना मेरे जेब में पैसा था, ना पेट में रोटी थी, ना रहने की जगह थी। मैंने सोचा कि यार ये सिलसिला मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे फिल्मों में लिखना है तो चाहे जो कुछ भी हो, बम्बई जाना ही पड़ेगा, और कैसे भी रहना, लोग रहते ही हैं। और मैंने तय किया और मैं आ गया मुंबई। कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन शुरू कर दिया। 2001 फरवरी में आया था। तो मेरे कई दोस्त, मतलब जावेद साहब से भी दोस्ती थी, निदा साहब से भी दोस्ती थी, और भी जितने भी शायर यहाँ बड़े राइटर थे सबसे दोस्ती थी, क्योंकि मैंने भी साहित्य में काफ़ी हंगामा मचा रखा था। जो लोग साहित्य जानते हैं वो जानते हैं। तो इब्राहिम भाई को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, आ जाओ मिलते हैं। मैं गोरे गांव में फुटपाथ पे रहता था।
2001 की बात है ये। वो मिल्लत नगर में उन्होंने घर खरीद लिया था उस ज़माने में। मिल्लत नगर में मुझे अपने घर बुलाया उन्होंने। बच्चियाँ छोटी थी उनकी, उनके गाने भी गुनगुनाती थी बच्चियाँ, छोटी बिल्कुल थी। और अपनी वाइफ से भी मिलवाया, मुझे अच्छा खाना खिलाया जो मुझे खाना नहीं मिलता था। मैं सड़क पे ठेले पे वो जो 10 रुपए का प्लेट आता था वो खाता था, उसके लिए भी पैसा नहीं देता था। तो अच्छा खाना घर का नहीं मिलता था, उस आदमी ने मुझे अपने घर पे खाना खिलाया। उसके बाद हमारी मुलाकातें होती रहीं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार कहाँ हो? मैंने कहा मैं गोरेगांव में हूँ। तो बोले शाम को आ जाओ, आज तुम्हें अच्छी शराब पिलवाते हैं, अच्छा खाना खिलवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं आ गया। एक राजदान साहब होते हैं, आप सब लोग वाकिफ होंगे। राजदान साहब को मैं पूरी तरह से नहीं जानता उनसे। वो इब्राहिम भाई के दोस्तों में, ख़ास दोस्तों में, मतलब उनके दोस्त तो उनके भक्त हनुमान जैसे उनके, ठीक है। क्योंकि ये मैं अभी वाक़या सुनाने जा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। मैं वो आदमी हूँ कि एक आदमी की शख्सियत कई चीज़ों से मिलके बनती है, और जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो या तो सिर्फ उसकी अच्छाई पे बात करते हैं या सिर्फ बुराई पे बात करते हैं, और ये दोनों ही सूरतें गलत हैं। एक आदमी में डार्कनेस भी होती है, उसी से उसका उजाला दिखाई देता है। खैर, तो इब्राहिम भाई में जैसे मैंने बताया, खुददारी, स्वाभिमान, ये जब आप शुरू में नए मिलते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा घमंडी आदमी है, ये तो बड़ा ऐसा है, लेकिन वो मासूम आदमी थे। खैर, वो मुझे राजदान साहब के यहाँ लेके गए। उस ज़माने में अली गनी बहुत काम कर रहे थे, एल्बम वगैरह, और इन दोनों की जोड़ी थी वो झांझरिया वगैरह, वो सब हंसराज हंस के साथ ये सब, और वो क्या नाम है, ऐसे कई एल्बम दोनों ने साथ में किए थे। और तो 6 या 7 लाख का घर लिया था इब्राहिम भाई ने। उस वक्त मेरे पास 100 रुपया भी नहीं होता था मेरी जेब में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार चलो यार, एक हमारा गीतकार जो है मिल्लत नगर में रह रहा है यार। ठीक है। तो वो मुझे लेके गए राजदान साहब के यहाँ। अब वहाँ पे बहुत सारे शायर बम्बई के नशिस्त होती थी अक्सर उनके यहाँ, शराब भी उनकी, खाना भी उनका, और वो भी सुनाते थे। और उसमें अली गनी भी होते थे। तो अली गनी साहब जो है वो कुछ इब्राहिम भाई की चीज़ें गाते थे। वहाँ पर मतलब जितने भी लोग आते थे सब इब्राहिम भाई की हाँ जो बोले सो नहीं आना, मतलब, और पीने के बाद खाली इब्राहिम भाई, खाली इब्राहिम भाई। तो ये सब चल रहा था, और मैं शुरू से थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा था। अभी भी हो तो मतलब नहीं, मतलब जो सच है, जो मुझे सच लगता है, ईमानदारी से मैं हमेशा उसका साथ देता रहा। सिद्धार्थ भाई भी जानते हैं। तो हमारा एक बार झगड़ा भी हो चुका है। तो खैर, और उसी झगड़े की वजह से हमारी दोस्ती मजबूत हुई। तो मतलब वहां पर यह शुरू हो गया कि निदा फाजली से बड़ा शायर इब्राहिम मस्क, कैफी आदमी से बड़ा शायर इब्राहिम मस्क। मैंने जो झाड़ना शुरू किया तो मतलब मुझे खाना खा लिया था, नहीं तो खाना भी नहीं मिला, और मुझे वहां से निकाल दिया गया। ठीक है। उसके बाद कभी मुझे वहां पे वो ले नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, है ना। इब्राहिम भाई तो नहीं, अली गनी से पूछना। ठीक है। अली गनी भी मतलब उनके पास पाँव में से पिट्ठू एकदम। अरे मैं बोला भाई कहाँ? अच्छा, उससे उसी ज़माने में इनका इंतकाल हुआ था कैफी आज़मी साहब का, और उर्दू में सबसे बड़ा अखबार हिंदुस्तान का और बम्बई का इनकलाब है, जो अब दैनिक जागरण के पास है। एक और उसी के पैरेलल एक बड़ा अखबार उर्दू टाइम्स है। हालांकि इनकलाब बहुत ही बड़ा है, उसके सामने उर्दू टाइम्स की कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी बड़ा था। तो उर्दू टाइम्स में एक कॉलम वो छपने लगा हफ्ते में कि कैफी आज़मी के बाद बम्बई में कौन। ठीक है। अब भाई साहब निदा फाजली मौजूद है ना, जिंदा
फुज़ैल जाफरी जिंदा, क्या नाम है, नक्श लायलपुरी साहब जिंदा। हालांकि नक्श लायलपुरी साहब को मैं इतना बड़ा नहीं मानता, लेकिन फिर भी इब्राहिम अशक साहब से वो सीनियर थे। जफर गोरखपुरी, और फिर क्या नाम है कैसरुल जाफरी, और फिर क्या नाम है हसन कमाल साहब, और फिर ये क्या नाम है शमीम तारिक, अब्दुल हसाज। शमीम तारिक को नहीं मानता इतना बड़ा मैं, अब्दुल हसाज को भी नहीं मानता। ये क्या नाम है, ये जो पंकज साहब की गजलें गाया करते थे, लिखते थे, नहीं मुमताज राशिद, इन सब लोगों की मौजूदगी में इब्राहिम अशक कैसे कह सकता है कि मैं कैफी आजमी के बाद मैं सबसे बड़ा शायर हूँ? नहीं कह सकता। तो इस पर हमारा सब ये हुआ, लेकिन इसको भी मैं पॉजिटिव वे में बयान करूँगा कि वो आदमी मासूम था और उसको इस बात का एहसास था कि मैं हिंदुस्तान का, उर्दू का बहुत बड़ा शायर हूँ, और हम और हमारा साहित्य और हमारा फिल्म जगत हमेशा इब्राहिम अशक को याद करेंगे और करते रहेंगे। शुक्रिया भाई शकील आजमी साहब, आपने उनकी पूरी यात्रा के बारे में इतना बढ़िया रोशनी डाल दी कि पूरी उनकी शख्सियत सबको नज़र आ रही है। मैं प्रज्ञा शर्मा से कहूँगा कि 2 शब्द कहे हो। इतना कुछ शकील साहब ने कहा कि अब उसके आगे उनके चंद मुतफरिक अशार मुझे मिले हैं। मैं इजाज़त चाहूँगी कि उससे आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो। उनकी शख्सियत के बारे में तो हमने बहुत जाना और अभी और भी जानेंगे। बनी साहब है ना, तो ये देखें मुतफरिक अशार। तेरी ज़मीं से उठेंगे तो आसमां होंगे, हम ऐसे लोग ज़माने में फिर कहाँ होंगे। ये तो जितनी बार पढ़ा जाए कम है। खुद अपने आप से लेना था इंतकाम मुझे, मैं अपने हाथ के पत्थर से संगसार हुआ। खुद अपने आप से लेना था इंतकाम मुझे। और ये शेर की है, जिंदगी वादियों सहरा का सफर है, क्यों है इतनी वीरानी मेरी राह गुजर है, क्यों है दुनिया बहुत करीब से उठकर चली गई, बैठा मैं अपने घर में अकेला ही रह गया। और ये शेर के है, न दिल में कोई गम रहे, न मेरी आंख नम रहे, हर एक दर्द को, ये देखिए इसमें मैसेज आ गया, ये रेखता पे है ना, तो ये लॉगिन का मैसेज आ गया, इसके आगे तो ये नहीं पढ़ने देंगे। जब तक बहरहाल कुछ और इनका अशक साहब तो खैर पहली मुलाकात मैं तो बहुत छोटी हूँ, 10 बरस मुंबई में हुए, तो जलील शेरवानी साहब के साथ पहली मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात का किस्सा भी बड़ा शानदार रहा। सुरेंद्र सुकुमार एक कवि हैं, आप जानते होंगे, अलीगढ़ के, उनके ज़रिए से। तो वो ऐसे ही पठान आदमी और ऐसे ही अशक साहब आइए, बहुत बड़ी शायरा से आपकी मुलाकात करानी है। मैंने कहा रे वाह, झूठ बोलने में मैंने तो ये सुना था कि पठान सच बोलते हैं। अशक साहब आए और उन्होंने आने के बाद सब एक दूसरे को अपनी गज़लें सुनाने लगे। उन्होंने गज़लें सुनी और उसके बाद ये कहा कि प्रज्ञा गज़लें तो बहुत अच्छी कहती हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ज़रा सा मुशायरों को ध्यान में रख के कहें और ज़रा सा आसान कहें। मैंने कहा आप कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी, मैं जानना चाहूँगी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। भाई आप लोगों को तो शिकायत होनी चाहिए, होती ही है कि जो जूनियर्स आते हैं वो कहाँ कहाँ की बातें करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिना सर्वाइवल के, बिना ब्रेड बटर के मुशायरे उसका ज़रिया है। अगर आप सीधे लिटरेचर को टच करेंगे तो फिर मुंबई में रहेंगे कैसे। और आप क्योंकि मुंबई में आई हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको मेहमान कहकर
मुंबई रुखसत करे कुछ दिनों में, इसलिए मैंने ये मशवरा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले मुझसे ये बात किसी ने नहीं कही, और फिर मैंने ख्याल रखा कि नहीं रखा, ये अलग बात है। बहरहाल इसी बीच मैं एक कागज़ का टुकड़ा हाथ लगाया, जहाँ जहाँ से जो हाथ लग जाए, क्योंकि नेट थोड़ा सा वीक है, नहीं तो दीप्ति जी ने काफ़ी समय लगा के कुछ अच्छा निकाला है यकीनन। हाँ, तो वो मैं उनकी गज़ल सुना देती हूँ, क्योंकि मौका उनके बारे में बात करने का है कहाँ हास। और अभी तो आप ही के यहाँ तो मुलाकात हुई थी मेरी, ठीक थे फिर है ना, बिल्कुल एकदम से खबर सुनाई। सिया सचदेवा मेरी एक दोस्त है, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, बात होते होते उन्होंने एकदम से बोला कि अशक साहब नहीं रहे। अरे मतलब बिल्कुल आप जिस बगल में बैठे हैं और बिल्कुल ऐसी शानदार शख्सियत, कहीं से कुछ नहीं, और फिर मालूम चला कोरोना, तो लगा कि हम क्या इतने बेहिस हैं कि हमें पता ही नहीं था कि एक इंसान को कोरोना था, और हमें कोई खबर ही नहीं, फेसबुक के ज़रिए भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो बड़ा अजीब सा माहौल तो है ही। बहरहाल ये उनकी गज़ल के लुत्फ़े विसाले यार ने मदहोश कर दिया। अच्छा, ये खासियत है एक आर्टिस्ट की कि वो कभी नहीं मरता, अपनी आर्ट के ज़रिए ज़िंदा रहता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि गॉड गिफ्ट आर्टिस्ट, उसकी जो भी कला होती है। कि लुत्फ़े विसाले यार ने मदहोश कर दिया, दामन मेरा गुलाब की कलियों से भर दिया। और शेर यूं की वो आईना सिफत है तो मैं भी हूँ शीशागर, उसका बदन तराश के मैंने हुनर दिया। आसान नहीं है जाम शहादत की आरजू, दारो रसन पे हंसते हुए हमने सर दिया। चारागरी में खूब किया हमसे ये सुलूक, उसने दवा के नाम पे दर्दे जिगर दिया। ये जिंदगी तो देती रही उम्र भर फरेब, आई जो मौत उसने मुझे अपना घर दिया। अच्छा, ये ना, ये इनकलाब नहीं है, इसीलिए इतनी गलतियां हैं इसमें। आई जो मौत उसने मुझे अपना घर दिया, मेरी तलाश शौक का आलम है चारसू, मुझको सफर दिया तो बसद रहे गुजर दिया, सद रहे गुजर दिया। अब भी जुनूं की राह में पर्वत से आ गए, एक अजनबी ने थाम के मुझको जिगर दिया। और आखिरी की ठुकरा चुका हूँ मैं तो ज़माने की दौलतें, ए अश्क तब खुदा ने गज़ल का हुनर दिया। ये वही बात है जो जहाँ से बात की शुरुआत की थी शकील साहब ने, खुदा की बात से, कि आर्टिस्ट की शख्सियत कैसी होती है। बहरहाल अब मैं चाहूँगी कि दीप्ति जी ने उनकी कोई गज़ल यूट्यूब पे निकाली है, उन्हीं की आवाज़ में उसको सुने हम लोग थोड़ा सा, है ना, वो ज़रूरी है। बोलना चाहेंगे उसके पहले आज साहब के बारे में मैं ये नहीं आगे और क्या इसमें कोई मेरा एसोसिएशन में उनसे करीब 2001-2 से है। और राजदान राज साहब की बात की आपने, उन्हीं के यहाँ नशिस्त में पहली बार मुलाकात हुई थी। और अश्क साहब के साथ बहुत सारे मुशायरे, बहुत सारे सफ़र साथ में रहे। उनकी शख्सियत का जो पहलू इन्होंने बताया कि वाकई वो शायर थे और वो इस बात को जानते भी थे, मानते भी थे और मनवाते थे। बहुत एतमाद के साथ वो बोलते थे और कहते थे कि हाँ मैं हूँ और मैं जिस मकाम पे हूँ वहाँ और दूसरा कोई नहीं है। और इसी में ये एक किस्सा आपका है, उनकी कई बार बहसें हो जाया करती थी। राजदान राज साहब के यहाँ एक बार ये आए थे अमेरिका में जो है फरज शहजाद, उनके साथ भी काफ़ी लंबी नोक झोंक हुई थी एक बार इसी बात को लेकर के, बड़ा शायर कौन। तो ये उनके मिजाज में था, अक्सर हो जाया करता था जब हम लोग बैठते थे, तो वो ये था एक थी उनको कनक थी कि मैं हूँ। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात थी वो ये कि उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत सहज था। कभी भी उन्होंने, मतलब वो ये एक
ठसक थी उनके कि मैं बड़ा शायर हूँ। इसके अलावा वो उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े शायर हैं और यूनिवर्सिटी के शायर हैं। किस किस के साथ उन्होंने काम किया है। जब वो साथ में बैठते थे तो ऐसा लगता था कि घर का कोई सदस्य है जिसके साथ बैठ के बातचीत हो रही हो। तो ये बड़े होने का यही निशानी होती है। जो बड़ा होता है वो बहुत झुका हुआ होता है, फलदार पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है। तो ये था और हमारे ख्याल से वो सिरौंज हम गए थे उनके साथ, सिरौंज के रहने वाले हैं अश्क साहब। तो वहाँ एक प्रोग्राम था, एक मुशायरा था और उन्होंने कहा दीप्ति जी ये है सिरौंज में, आप चलेंगे? कहा चलिए। तो वो जो सफ़र रहा वो बड़ा खूबसूरत था। उनके साथ होता है ना, किसी इंसान को आप जानते ही तभी हैं जब आप उसको बरतते हैं, और बरतते आप तब है जब आप उसके साथ सफ़र करते हैं, तब आपको समझ में आता। तो जिस तरह से वो ख्याल रखते थे, जिस तरह से उन्होंने देखभाल की, फिर उस गांव में जाकर के जब हम वहाँ गए और लोगों से मिले, तो एक इंसान जहाँ का है वहाँ उसकी क्या जगह है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बॉम्बे में थे और यहाँ आकर के उन्होंने नाम कमाया, इंडस्ट्री में कहाँ तक पहुँचे वो एक अलग बात है, लेकिन जिस इंसान की जहाँ जड़ें हों वहाँ लोग उनको किस कदर प्यार करते, किस तरह से लोग मिलने आ रहे थे। छोटे छोटे घर थे। सैफी सिरौंजी साहब से भी वहीं मुलाकात हुई, उन्होंने मिलवाया वहाँ पे। तो जिस तरह से वो लोग अश्क साहब को प्यार दे रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, उनसे मिलने आ रहे थे, तो लगा हाँ ये शख्सियत वाकई बड़ी शख्सियत है। तो ये रहा। बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम साथ में किए। अभी उनकी ज़िंदगी का आखिरी मुशायरा था जो हम लोगों ने साथ में पढ़ा। मुरारी बापू का कार्यक्रम था और वहाँ मतलब उनका जो बहुत हिट रहे, जो अश्क साहब ने जब वहाँ पे पढ़ा तो बहुत कामयाब रहे वो। और मुझे तसल्ली है, वो बहुत खुश थे और जाते वक्त वो बहुत खुश होकर बहुत सुकून के साथ गए हैं। ऐसा नहीं है वो इतना कामयाब मुशायरा पढ़ते नहीं थे, में अच्छा बहुत कामयाब थे। और बाद में भी उनका 2-3 बार फोन आया हमारे पास कि दीप्ति बहुत अच्छा रहा सब कुछ, और ऐसे ही याद करें। उन्होंने कहा सर हम आपको याद ही रखते हैं, भूलने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो याद रखना ऐसे कह रहे हैं कि वाकई हम याद ही करेंगे उनको, और याद कर रहे हैं। वो जहाँ भी हैं उनको जन्नत नसीब हो ही चुकी है, कोई कहने वाली बात ही नहीं। आमीन। हम उनकी 1-2 रुबाइयाँ पढ़ देते हैं। इसी अंगूठे से खोलता है जी। रुबाइयाँ हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। यह है गालिब न कोई मीर हुआ जाता हूँ, मैं दर्द की तस्वीर हुआ जाता हूँ। गालिब न कोई मीर हुआ जाता हूँ, मैं दर्द की तस्वीर हुआ जाता हूँ। शोहरत है मेरी शहर से वीरानों तक, शोहरत है मेरी शहर से वीरानों तक, ऐ अश्क जहांगीर हुआ जाता हूँ। ये उनका अंदाज था। यह है इनकी हर शय के इशारे पे चलाने वाला, हर शय को इशारे पे चलाने वाला, जीने का हर अंदाज सिखाने वाला, एक घर भी नहीं हमसे बनाया जाता, क्या खूब है दुनिया को बनाने वाला। इनके है। और है हम शहर में हंगामा किए बैठे हैं, यह अश्क साहब। हम शहर में हंगामा किए बैठे हैं, कम ज़र्फ हैं जितने वो जले बैठे हैं, है मसनद तख्लीक पे जलवा अपना, मुंबई में शहंशाह बने बैठे हैं। ये अश्क साहब है, ऐसे ही थे, यही स्टाइल था उनका। ये वही मिजाज है जो ये वही, हाँ बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, कार्यक्रम शुरुआत ठीक कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे दोस्त संगीतकार सिद्धार्थ कश्यप ने कहा था कि पांडे जी 1.5 घंटे के लिए आपके पास माइक है। 1.5 घंटे दोस्तों हो चुके हैं। अब मैं प्रतिष्ठित गीतकार भाई शेखर अतिष्ठ से निवेदन कर रहा हूं कि 2-3 मिनट में इसका समापन करें। ये माइक ले ले, मुझे ज्यादा अच्छा स्वर्गीय
इब्राहिम अशरफ साहब को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भैया ने कहा 2-3 मिनट मेरे पास सच में इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए है भी नहीं, निशब्द हूँ। एक ही बार सिर्फ उनसे मुलाकात हुई थी मुझे मेरी, जब मिल्लत नगर के घर में वो रहा करते थे और मैं, हमारे एक मित्र हैं रवि यादव जी, तो उनके साथ में वर्सोवा में एक कार्यक्रम उन्होंने रखा था। तो अश्क साहब ने कहा कि आते आते आप मुझे यहीं से पिकअप कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा और साथ में ही चलेंगे। तो हम रवि भाई की गाड़ी में ही थे और हम लोग साथ में ही गए थे। और बस सफ़र के दौरान यानी मिल्लत नगर से वर्सोवा तक जो कुछ भी थोड़ा सा एक परिचय हुआ, उसके बाद कार्यक्रम में साथ रहे, वापस आए। और जैसा कि शकील भाई ने बताया कि उनका स्वभाव, उनकी जिस तरह की वो शख्सियत थी, जो कुछ उनके अंदर था और उसके प्रति उनकी जो जागरूकता थी, वो सारी चीज़ें उन छोटे सा जो समय था उतनी देर में मैंने देखा। और वाकई वो अपनी तरह के थे, अपने तरह का एक अलग व्यक्तित्व था उनका। और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जीवन में वक्त का एक छोटा सा टुकड़ा उनके साथ बिता पाया, एक कार्यक्रम में उनके साथ शामिल हो पाया। ये मेरे लिए हमेशा एक अविस्मरणीय क्षण की तरह मैं जीवन में उसे संभाले रखना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव अश्क साहब को अपने चरणों में रखें। प्रणाम। एक मिनट, ये दोनों बोले, प्रिंस भास्कर, दैनिक भास्कर के ब्यूरो, आप ठीक वहीं आ जाइए, आप चलिए 2 मिनट में। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सभी ने इतना अच्छा बयान किया, शकील भाई ने। तो मैं तो भोपाल से आता हूँ और चूँकि मेरा उनसे जो वाबस्ता रहा है, रूबरू हुआ हूँ। शकील भाई जानते हैं, कई बार ये भी मुशायरे की शान रहते हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी जब करती है। क्योंकि मुझे शायद सौभाग्य मिला कि मुझे 5 या 6 बार उनसे साक्षात्कार इंटरव्यू करने का मौका मिला। लेकिन जो शकील भाई जो कह रहे हैं, चूँकि मैं इस वक्त बम्बई में बैठा हूँ, मुंबई जिसे कहते हैं, कि फिल्म में अगर गीत आपका आ गया तो शायद एक आपका ओहदा बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से शायरी उन्होंने की है, जिस तरह की बात और जिस तरह वो अपनी अम्मी से बारे में अक्सर बात करते थे, और जो उनकी ज़िंदगी आप तमाम शकील भाई ने बताया, तमाम आपने भी उनके बारे में पढ़ा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम बात थी कि बहुत सहज थे, लेकिन उतने ही वे बेबाक भी थे जिस तरह की अपनी बात रखते थे। तो ऐसे बहुत कम लोग शायद मुझे लगता है कि अभी जो जिसको हम ये साहित्य के और उर्दू अदब की बात से मैं कहूँ, हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो अपनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और मुझे लगता है कि चूँकि उनकी जो बात है और जो कह गए और जो कर गए, फिल्मी गीतों के अलावा जो लंबा उनका एक ज़िंदगी जो रही है उर्दू से, अदब से, साहित्य से, वो बढ़ी रही है। और मैं बस इतना ही कह के अपनी बात को विराम दूंगा और कहूँगा कि इब्राहिम साहब हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हर मंच पर उनकी शायरी। और चूँकि आप सब वाकिफ़ हैं कि कई बच्चों ने PhD भी की है, तो आने वाले समय में शायद इस तरह का शायर, मुझे लगता है बस एक ही अफसोस है कि जिस तरह शकील भाई ने बताया, निदा फाजली साहब है, तमाम जो बड़ी फेल लिस्ट है, ये लोग चले गए। पंडित गरजू महाराज साहब कल हमारे बीच चले गए, लेकिन न जाने क्यों अब कोई ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हो रही जिसे आने वाले वक्त में नई नस्लें उनसे सीख सके। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शुक्रिया। पहले तो केशव राय जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इन्होंने बुलाया, और सिद्धार्थ कश्यप जी का भी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं पंजाब से हूँ और मैं जिस जनरेशन से हूँ, वहाँ के लोग आजकल जो पॉप सुनते हैं, यही सब चीज़ें सुनते हैं पंजाब में। तो मैं सुनता हूँ पुरानी चीज़ों को, मैं बहुत लाइक करता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि इब्राहिम आशिक वो हैं जिनका एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, आओ ऐसे मोहब्बत करें, मर भी जाएं तो जिंदा रहें। तो मैं इनको, इनकी गहराई को इनके शब्दों से जान सकता हूँ कि जो डेप्थ है इनके सॉन्ग में, वो डेप्थ को मैं महसूस कर सकता हूँ। और मैं अभी फिल्म डायरेक्टर में जा रहा हूँ, हमारी 1-2 फिल्म बिक भी चुकी हैं बनकर, तो अपने म्यूज़िक का काम भी चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोशिश ही करूँगा कि अपनी फिल्म्स में या सॉन्ग्स में थोड़ी सी गहराई इनके साथ मैच कर सकूँ, बस इतना ही। मध्य प्रदेश की निर्माता निर्देशिका मंजू गौतम, जिन्होंने 3 फिल्में बनाई हैं, सावित्रीबाई फुले भी बनाई है, और मध्य प्रदेश के कलाकारों सभी साहित्यकारों, 2 शब्द आप कहिए, उसका दियोमणि जी सम्मान करें। इतनी बड़ी शख्सियत के वो
बस मेरी तरफ से बहुत बहुत विनम्र उनको श्रद्धांजलि। और जैसे शकील साहब बोल रहे थे, उनके बारे में इतना बताया, सब कुछ है। गाने तो उनके बहुत सुने हैं, लेकिन आज उनके बारे में इतना परिचय सुन के मतलब गर्व है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से हैं वो। और बस मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जी 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 जी, मैं भी भोपाल से। जी जी जी। और मेरे लिए और गर्व की बात है कि वो मतलब हमारे एमपी से हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की और गर्व की बात है। मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। दोस्तों, आप सब पधारे और अपने साथी इब्राहिम अश्क को, उनकी शख्सियत को, उनके फन को याद किया। इसके लिए जो है आपका आभार है, आपका स्वागत है। और अंत में दीप्ति जी इब्राहिम अश्क जी के आवाज़ सुनाएंगी आपको। इनकी कविता है, देखते हैं ये आ जाए। एक बात और कहनी थी, उर्दू में तो अश्क साहब थे ही, हिंदी पे भी इनको उतना ही समान अधिकार प्राप्त था। हिंदी भी अश्क साहब की, और हिंदी की मैगजीन्स में, साहित्यिक मैगजीन्स में बहुत छपते थे। अब नज्म का थॉट जो है वो पहले मैं बता देता हूँ कि हम जो लोग छोटे छोटे गांव से, ये वही नज्म है जिसका बड़े महानगर जैसे बम्बई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, मद्रास है, आके बस जाते हैं। और फिर हमें अपना कच्चा घर याद आता है, अपनी माँ याद आती है, वहाँ की आबो हवा याद आती है, वहाँ की मिट्टी की खुशबू याद आती है। तो ये पूरी नज्म जो है उसी पे बेस करके नज्म शुरू होती है कि पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है। वो सब मिट्टी की दीवारें जरा जो सर से ऊंची, वो सब मिट्टी की दीवारें जरा जो सर से ऊंची थी, कहीं आड़ी कहीं तिरछी कि जो बिल्कुल न सीधी थी, कहीं आड़ी कहीं तिरछी कि जो बिल्कुल न सीधी थी उस पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्थरों की, उस पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्थरों की। वो पत्थरे आंधियां चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे। वो पत्थरे आंधियां चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे, कभी वो टूट जाते थे, कभी वो मुड़ भी जाते थे। नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में, नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने। नया खर्चा निकल आता था बारिश के जमाने में कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने में। उखड़ जाती थी दीवारें, बिगड़ जाता था घर सारा, उखड़ जाती थी दीवारें, बिगड़ जाता था घर सारा। सिमट जाता था एक कोने में सामान्य सफर सारा, सिमट जाता था एक कोने में सामान्य सफर सारा। कड़कती बिजलियां तो माँ के सीने से लिपट जाते, कड़कती बिजलियां तो माँ के सीने से लिपट जाते और खुशी से झूम उठते जबकि बादल सारे छट जाते। खुशी से झूम उठते जबकि बादल सारे छट जाते। वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता, वो घर गर्मी के मौसम में कोई तंदूर बन जाता और ठिठुर जाते थे सर्दी में कि जाड़ा जब कभी आता। वो कच्चा घर ही था अपनी जमीन और आसमां, वो कच्चा घर ही था अपनी जमीन और आसमां अपना कि जिसकी धूल मिट्टी में बसा था एक जहां। वो कच्चा घर ही था अपनी जमीन और आसमां अपना कि जिसकी धूल मिट्टी में बसा था एक जहां अपना। उसे माँ लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी, उसे माँ लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी। कच्चे घर को वो नादान एक जन्नत बनाते, उसे
माँ लीपती थी, पोतती थी और सजाती थी कि कच्चे घर को वो नादान एक जन्नत बनाती थी। मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे, मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी। मोहब्बत थी उसे उस घर के एक एक जर्रे जर्रे से कि जिसकी धूल में एक रोज वो भी हो गई मिट्टी। जनाजा जब उठा तो सब दरो दीवार हुए, जनाजा जब उठा तो सब दरो दीवार हुए थे। सहने की उदासी ओटला मायूस लगता, मायूस लगता था। संभालेगा हमें अब कौन, सभी ने ये सोचा था। मिला एक उम्र का बनवास मुझको अपने उस घर से, 14 बरस का नहीं, पूरी उम्र का। मिला एक उम्र का बनवास मुझको अपने उस घर से, जहाँ बचपन गुजारा कट गया रिश्ता उसी दिन से। मिला एक उम्र का बनवास मुझको अपने उस घर से, जहाँ बचपन गुजारा कट गया रिश्ता उसी घर से। वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला है। वो कच्चा घर अजीजों ने मेरे अब बेच डाला है। खुदा जाने वहाँ क्या हो गया, क्या होने वाला है। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता है, वतन में वो जो यही समाप्त होता है कार्यक्रम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इब्राहिम अश्क जी ने अभी बोला कि वो कच्चा घर कहाँ गुम हो गया, तो अभी जो इब्राहिम जी जैसी महान शख्सियत कोई सफलता प्राप्त करती है तो कोई मामूली बात नहीं होती। वैसे नौशाद जी ने भी बोला था कि भाई मीनरवा टाकीज के सामने से इधर से उधर फुटपाथ मतलब सड़क पार करने में मेरे को 14 साल लग गए। तो उस तरह से अभी इन्होंने दर्द साफ साफ बोल दिया कि कच्चा घर कहाँ गया। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है, नीचे झोंपड़े से ऊपर पहुँचता है महल तक, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलता। तो यार इब्राहिम जी की मानता है। अब इसके लिए हम और आप यदि उनको याद करेंगे तो याद करना पड़ेगा। उन्होंने खुद ने बोला था अपने ज़माने में कि भाई मैं सबसे बड़ा शायर हूँ। तो शायर यदि खुद ही बोलता है तो और अपन महसूस करते हैं, क्यों कि कहो ना प्यार है। उन्होंने ये इस गाने में इतना बड़ा भारी संदेश दे दिया कि हर आदमी मोहब्बत से रहे, कहो ना प्यार। तो इसके लिए इसको